हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग सेकंड पेपर देख रहे हैं केमिस्ट्री का जेई एडवांस 2021। देखो यार, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी मल्टीपल कॉन्सेप्ट मल्टीपल चैप्टर इन्वॉल्व हुए हैं क्वेश्चन में। हमें पूछा है द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन। अब देखो, ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो ऐसा होना चाहिए। बेंजीन पर ऑर्थो पोजिशन पर 2 मिथाइल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या डाला है, Na Na2HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर रखा है। तो हमें पता है कि डायजोनियम बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या बन गया, यहाँ पर इधर मिथाइल और इधर N2+, ठीक है। फिर CuCN डाला है, तो CuCN डालेंगे तो क्या होगा, सैंडमेयर रिएक्शन होगा, यहाँ N2 हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद डाइबल एच डाला है। डाइबल एच हमें पता है कि Cn को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइबल एच CHO में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन किया है, N2H4 और KOH डाला है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो CO ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इधर H तो है ही और यहाँ पर मिथाइल था। तो क्या हमें यहाँ से ऑर्थोजाइलिन मिल गया? यस, हमें ऑर्थोजाइलिन की प्राप्ति हो गई है, मतलब ए मेरा आंसर होगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब 1 और मोर देन 1, तो एक एक ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एक्चुअली क्या दे रखा है, Me दे रखा है और इधर Br दे रखा है। पहले स्टेप में Rx की रिएक्शन कभी भी Mg से कराते तो RMgX मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, RMgBr। फिर CO2 के साथ वाटर डाला है, तो RMgX में CO2 के साथ वाटर डाला है तो एक एक्स्ट्रा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है। RMgX की रिएक्शन जब CO2 और H3O+ से करते हैं तो हमें मिल जाता है RCOOH। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहां पर क्या होगा कि हमें यहां पर COOH मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं, काफी सिंपल रिएक्शन है। कभी भी RCOH की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं तो RCOCl हमें मिल जाता है। फिर H2PDBSO4 डाला है, रोजनमंड रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, Cl की जगह H आ जाएगा, RCOCl ग्रुप हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ZnHgHCl हमें डाला है, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, तो अगेन वही बात होगी, यहाँ पर क्या होगा, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हमें ऑर्थोजाइनिल मिल गया? यस, तो बी भी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या दिया है, बेंजीन रिंग दिया है, ठीक है। इधर दिया है मिथाइल, यहाँ पर दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रेशन कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, CH2CH2OH, ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फिर उसके बाद PBr3 से रिएक्शन करा है, अल्कोहल की PBr3 से रिएक्शन करवाते हैं तो RBr मिल जाता है, मतलब यहां पर Br आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा है, रिडक्शन हो जाएगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, H। तो क्या ये मुझे ऑर्थोजाइलिन मिला? नहीं मिला, तो मेरा सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है, एक्चुअली बेंजीन रिंग है, उसके बगल में 5 मेंबर की रिंग बना रखी है और यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इन लोगों ने किया है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, O3 जिंक H2O, है ना। बॉन्ड ब्रेक कर दो ऐसे, तो यहां पे तो मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH और इधर देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर उसके बाद क्या करा है इन्होंने, N2H4 KOH के साथ हीट, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन किया है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन इसका तुम लोग करोगे तो अगेन वही, इधर मिथाइल आ जाएगा और इधर इथाइल। क्या ऑर्थोजाइलिन मिला? नहीं मिला, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें से। इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, PHCH3 टॉलुइन है ना, टॉलुइन है हमारे पास। इस टॉलुइन की रिएक्शन Br2 लाइट से करवाओगे तो हमारे को क्या मिलेगा, देखो Br2 लाइट से करवाया तो हमें मिला CH2Br, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ये V क्या होगा, अच्छा V तो बाद में डालेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले बात करी है V, तो ठीक है, ये बोला है
इसमें Q कोई रिएजेंट डाला है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में H2PDC डाला है, तो कोई R मिल जाता है। R की CH-Cl3KOH से रिएक्शन करे तो फॉल्स स्मेलिंग आती है, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि यहां पर क्या होगा, यहां पर पक्का आइसोसाइनाइड बनेगा। फॉल्स स्मेलिंग से सबको आ जाता है कार्बिल अमाइन टेस्ट है, आइसोसाइनाइड ही बनेगा। तो पहले S का पता लगाते हैं, यहां से डायरेक्ट S क्या होगा, फॉल्स स्मेलिंग के लिए आइसोसाइनाइड बनना जरूरी है। तो इसमें कुछ, ये तो P था, P में मैं V डालूंगा, तो V अगर मैं इसमें AgCN डालता हूं, ये रिएक्शन हम लोग लिखवाते हैं डायरेक्ट कि अगर RX में AgCN डालते हैं तो RNC बनता है, तो यहां से हमारे को क्या मिलेगा, CH2NC ऐसा। तो ये क्या बना है S, और ये किससे बना है, R से। R में CH-Cl3KOH, तो R क्या होगा यहां से, R होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है R, क्योंकि वैसे तो क्या होता है, वैसे तो हम लोग एनिलीन की रिएक्शन पढ़ते हैं, एनिलीन में अगर हम लोग कार्बिल अमाइन टेस्ट करते हैं, CH-Cl3KOH डालते हैं तो R फिनाइल पर NC ग्रुप लग जाता है, ये पढ़ते हैं। बट एक्चुअली यहां पर ये बन रहा है, तो इसके लिए यही हमें चाहिए होगा, एनिलीन, और सॉरी अमीन है ये। तो हमें S पता चल गया, R पता चल गया। अब आ जाते हैं यहां पर PHCH3, मतलब टोलुइन में अगर KMnO4 डालेंगे तो क्या बनेगा, टोलुइन में KMnO4 डालेंगे तो यहां पर T हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि अब बेसिक मीडियम में इन्होंने क्या कर दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। फिर उसके साथ क्या डाल रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया डालते तो सॉल्ट बन जाता COO - NH4+, बट हीट भी किया है तो वाटर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, अमाइड। और अमाइड को रिड्यूस करके R बनाना चाह रहे हैं, R कहां है, ये रहा। अमाइड को रिड्यूस करके R बनाना चाह रहे हैं, तो अमाइड को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, तो यही मेरा क्या है, W, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही मेरा W है। अब ऑप्शन चेक करो, अच्छा Q भी बोला है, Q क्या होगा, यहां से R, Q क्या होगा, देखो अगर मैं Q को क्या रखूं, अगर मैं Q को KNO2 रखूं, है ना, Q को अगर KNO2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली CH2NO2 मिल जाएगा। अब उस CH2NO2 का रिडक्शन करना हूं तो सिंपली ये मिल जाएगा, RNO2 के रिडक्शन से RNH2 ही तो मिलता है। तो Q आ गया KNO2, W आ गया LiLH4, सही है। R बेंजेनअमीन और V KCN, नहीं V KCN नहीं है, V तो AgCN है, इसलिए आंसर नहीं होगा। Q AgNO2 नहीं है, W LiLH4, V AgCN, तो D मेरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें इन लोगों ने पूछी है इसमें। देखो क्या बोला है, रिएक्शन दे रखी है हमको 2x + y गिव्स Kp, है ना, रिएक्शन दे रखी 2x + y गिव्स K, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा कुछ दे रखा है, 2 moles of AR mixed with 1 mole of Y, 2 mole of AR mixed with 1 mole of Y to make 1 liter solution at 50 सेकेंड। 50 सेकेंड पर क्या हो रहा है, 0.5 मोल ऑफ Y इज लेफ्ट, मतलब Y का 0.5 ही बचा है, तो उसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, तो 0.5 मोल के लिए इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा, 1 बना, है ना, वो सॉरी 1 खत्म हो गया और 1 ही रह गया, है ना। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ में क्या लिखूंगा, रेट लॉ में लिखूंगा -12 dx/dt इज इक्वल टू -dy/dt इज इक्वल टू dp/dt इज इक्वल टू kx, ठीक है, ऐसा लिखूंगा, ओके। रेट कांस्टेंट k क्या है रिएक्शन के लिए हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो dx/dt क्या हो गया है, -dx/dt हो गया है 2kx, मतलब एक्चुअल में ये जो 2k है ना, ये 2k क्या है, इस x के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं kx और ये x, है ना, x के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट k रिएक्शन का पूछे तो देखो हमें पता है कि t½ क्या होता है, ln2/k, जो रिएक्शन का जो k है एक्चुअल में वो 2k है ना, तो अभी तो यहां पर kx लिख देते हैं, ठीक है। और t½ कितना है, हाफ मतलब x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x 2 से हाफ कितने टाइम में हुआ है, 50 सेकंड में, तो x के रिस्पेक्ट में 50 लिख दिया। तो यहां से मेरा रिएक्शन का जो k आएगा वो क्या आएगा, ln2/2k, ठीक है।
अब रिएक्शन का K क्या है, वो K है रिएक्शन के लिए, ये क्या हो जाएगा ln 2/100 मतलब 0.693 अपॉन 100 मतलब 6.93 इंटू 10⁻⁻3 ये आ रहा है K रिएक्शन का। जो 2K था वो तो X के रिस्पेक्ट में था, तो क्या ये दे रखा है, नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। हाफ लाइफ ऑफ X इज 50 सेकेंड, सही बात है, 2 से 1 हाफ हुआ है 50 सेकेंड में ही, तो 50 सेकेंड ही इसका हाफ लाइफ। फिर बोला है एट 50 सेकेंड dx/dt इज इक्वल टू दिस, तो देखो माइनस dx/dt है किसके इक्वल, वो इक्वल है kx इंटू एक्स, मतलब 2k, k कितना है 6.93 इंटू 10⁻⁻3 इंटू एक्स। x कितना है उस टाइम पर जब 50 सेकेंड पर, x से 50 सेकेंड पर 1, मोलैरिटी 1 ही है क्योंकि मोल्स भी 1 वॉल्यूम भी 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका डबल कर दो तो 13.86 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा। तो क्या यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, तो सी आंसर सही होगी। ठीक है, अब 100 सेकेंड पर y कितना होगा, तो देखो इसमें एक चीज क्या कि हमने लिखा था 2x प्लस वाई गिव्स p, ठीक है, ये पहले 2 मोल था, ये 1 मोल था, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 50 पर ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो t इक्वल टू 100 पर अगेन ये अपने अपने हाफ हो जाएंगे, ये भी अपना हाफ हो जाएगा, ये भी अपना हाफ हो जाएगा। तो अब पूछा है कि माइनस dy/dt कितना होगा, तो माइनस dy/dt इज इक्वल टू kx है, ठीक है, तो माइनस dy/dt इज इक्वल टू kx है, k कितना है 6.93 इंटू 10⁻⁻3 इंटू एक्स कितना है, x था हाफ, तो x कितना है हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.46 इंटू 10⁻⁻3 ऐसा सा कुछ आएगा dy/dt माइनस में 3.46 इंटू दिस, क्या सही है, हाँ ये सही है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाए, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं ना 4 इलेक्ट्रोड्स की, बोला है टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी 10⁻⁻3 और ऐसे ही y की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी 10⁻⁻1। द मेटल रॉड x एंड y आर इंसर्टेड एट दिस टेम्परेचर एंड कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ x, मतलब x डिसॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब रिएक्शन कैसी होनी चाहिए कि x डिसॉल्व होकर 2+ में चला जाए और y 2+ y में चला जाए, है ना, ये एक्वस एक्वस है, इस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो कौन कौन से सेल वैलिड होंगे, मतलब किन 2 सेल के बीच में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ये हमें बताना है। अब देखो x का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड किसका बनेगा, एनोड बनेगा x का, y का रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड किसका बनेगा, y का, ठीक है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए इस रिएक्शन का जो ई सेल है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ई सेल नल्स इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2, 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, लॉग x 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन y 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो हमें नहीं पता वो तो हम हर सेल की हेल्प से अलग अलग निकालेंगे, माइनस 0.0591 को 0.06 ही लिख देता हूं, दे रखा है ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, बट मैं अपनी सुविधा के लिए लिख देता हूं, बाय 2 लॉग 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻2, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, हाँ प्लस में हो जाएगा, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ई नॉट सेल प्लस 0.06, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सेल वर्किंग कंडीशन में होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, एक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन -0.06, -0.06 से वो बड़ा होना चाहिए। अब एक एक करके देखो एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, हाँ इधर ही कर लेता हूं कैलकुलेशन। अब हमारा जो y है वो तो कैथोड है, मतलब ये सारे कैथोड है, ये सारे कैथोड है और ये सारे एनोड है, ठीक है। अब ई नॉट सेल क्या होगा, अब हवा में कैलकुलेशन चलेगी, ई नॉट सेल होगा ई नॉट ऑफ SRP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ SRP ऑफ एनोड,
SRP ऑफ कैथोड निकल का है -0.24 और उसमें से घटेगा क्या -0.40, तो ये हो गया 0.40 -0.24, तो ये तो एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव, मतलब ए मेरा सही है। बी में देखो क्या है, Fe का है -0.44, कैडमियम का है माइनस में 0.40, तो उसमें से वो माइनस होगा तो ये जाएगा प्लस में 0.40, मतलब माइनस में 0.04। तो क्या 0.06 से बड़ा है यहाँ पर, हाँ बड़ा है, तो ये भी मेरा सही हो गया। ऐसे ही निकल लेड में देखो, लेड का है माइनस में 0.13 और निकल का है माइनस में 0.24, तो हो गया प्लस में 0.24, तो ये तो एक्चुअल में एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई जो कि -0.06 से तो बड़ी होगी, तो सी भी मेरा सही है। डी में देखो आयरन का है माइनस में 0.44 माइनस निकल का है माइनस में 0.24, तो ये हो गया माइनस में 0.16। तो क्या इससे बड़ी वैल्यू है, नहीं इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। समझे? तो कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, और एक ये जो ये लाइन थी ना डिसोल्यूशन ऑफ एक्स, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बाकी क्वेश्चन आसानी था। समझे? चलिए आगे चलते हैं। देखो यार क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, काफी आसान सा ही सवाल है ये भी। पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेयर इन बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिबिट करे वो हमें ढूंढने। जैसे ए ऑप्शन में अगर हमने देखूं तो आयरन किस में है, +3 में। आयरन +3 में क्या होता है, वैसे तो आयरन होता है 3d6 4s2, है ना। आयरन यहाँ पर +3 में देख सकते हो x - 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, आयरन +3 में है। आयरन +3 में हो गया 3d5 है और साथ में वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम लोग इसको किस में डालेंगे, sp3 की कैटेगरी में डालेंगे, मतलब ये भी क्या है मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहां पे आप लोग देखोगे तो आयरन है क्या Fe-2 में, मतलब 3d6 4s2 तो था ही, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और है, तो ये d10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, 6 2 2 d10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। d10 कॉन्फ़िगरेशन बनते ही हम लोग बोलते हैं हमेशा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, d10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, यहाँ पर देखो कोबाल्ट माइनस में है। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या बन गया 3d10, d10 ज्योमेट्री हो गई, तो अगेन d10 ज्योमेट्री पे ये भी sp3 होगा। यहां पर देखो कोबाल्ट किसमें है, कोबाल्ट है +2 के अंदर, कोबाल्ट +2 के अंदर है। सेकेंड वाले में कोबाल्ट +2 में क्या होगा 3d7, d7 कॉन्फ़िगरेशन प्लस क्लोरीन, मतलब एक तरह से वीक फील्ड लिगेंड है, तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है d3d7 के साथ, तो इसमें भी हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, मतलब बी भी मेरा आंसर सही है। यहां पे देखो इसमें जो निकल है वो निकल एक्चुअली क्या होता है 3d8 4s2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एक्चुअल में ये भी क्या हो जाएगा 3d10, मतलब d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो गया। इसमें देखो इसमें क्या है, निकल +2 में है, निकल +2 में है, तो निकल +2 में होता है 3d8 4s0, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये dsp2 होगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें देखो एक में तो है कॉपर +1 में, कॉपर +1 में तो d10 ज्योमेट्री 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये भी sp3। अगेन इसमें भी देखो कॉपर किसमें है +1 में, d10 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी sp3, तो डी भी मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे ए, बी एंड डी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस इज, फास्फोरस का कोई ऑक्सो एसिड है, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। H3PO3 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, सही बात है, H3PO3 को अगर तुम हीट करते हो तो डिस्प्रपोर्शनेट होता है, H3PO4 और PH3 में चला जाता है, मतलब ये यहाँ पर फास्फोरस होता है +3 में, आई थिंक निकाल लेते हैं, x - 3 + 6, हाँ +3 में ही है, और यहाँ पर +5 में है, और यहाँ पर -3 में है, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो ए मेरा ऑप्शन सही है। H3PO3 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, बट H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में बैठा हुआ है, तो ये सही है। मोनोबेसिक एसिड है H3PO3, देखो H3PO3 में 2
एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं जो हाईली एसिडिक एसिड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है ये दो। तो ये मोनो बेसिक नहीं है, ये तो क्या है, डाई बेसिक एसिड है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। द H एटम ऑफ pH बॉन्ड दिस इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। सही बात है, वाटर में आयनाइज नहीं होगा, ये तो रिड्यूसिंग एच है, वाटर में आयनाइज सिर्फ ये 2 H ही होंगे जो एसिडिक एच है। तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है, नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। समझे? हाँ यार, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी दे रखी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट किसी मोनोबेसिक एसिड की दे रखी है, कितनी सर, 4 × 10⁻² सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर सामने वाला कह रहा है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है y × 10⁻²। ठीक है सर, लैम्डा या लैम्डा 1 जो मैं बोल रहा हूँ वो दे रखी है y × 10⁻² सीमेंस सेमी स्क्वायर पर मोल। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यार, सॉरी अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जब डिसोसिएशन उन्होंने दे रखा है लैम्डा 1/λ0, मतलब ये हो गया y/4 एक्चुअल में। तो ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, हमने डाइल्यूशन किया 20 टाइम्स, तो बतानी है आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा 2 की बात कर रहा है, वो कितनी हो रही है सर, 3/, हाँ जी 3/10⁻² हो जा रही है। तो मतलब जो लैम्डा डैश है वो कितना हो गया सर, लैम्डा 2/λ0, मतलब 3/4, या फिर मैं बोल दूँ ये 3 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं सामने वाले ने। पूछ रहा है सर अल्फ़ा क्या होगा और वाई क्या होगा, इन दोनों के बारे में हमसे पूछा है। क्लियर है बात, अल्फ़ा और वाई, है ना, ये अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है और ये वाई की वैल्यू हमें पूछी है। तो एक आ गया तो दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है, दूसरे की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। अब एक बात समझो कि सर वीक मोनोबेसिक एसिड सामने वालों ने ले रखा है, अल्फ़ा कुछ दे रखा है, तो कोई भी एसिड है H, है ना, कैसे लिखते हैं अपन, H++A- आप लिखते हो। क्या आपको लगता है कि आप सीधी की सीधी वैल्यू अल्फ़ा √K/C इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा K/C, और दूसरी क्या हो जाएगी अल्फ़ा डैश √K/C डैश। आप अगर इस वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे होते तो आपके हिसाब से C डैश क्या है, दरअसल यहाँ पे C/20 है ना, 20 टाइम डाइल्यूशन किया है, तो ये वैल्यू रख के देखो ये क्या आ गया आपके हिसाब से, यहाँ पे आ गया √20। तो अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू √20 अल्फ़ा होना चाहिए था अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो मतलब ये गलत है। तो आपको एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, K इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू C, हाँ जी दूसरे वाले को क्या मैंने लिखा, C डैश अल्फ़ा डैश बाई 1 सॉरी C⁴/1 - हाँ ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा डैश एक्चुअल फार्मूला वही इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को। क्या क्या है अपने पास में, C⁴/1 - अल्फ़ा आपने लिखा, C डैश कितना है, C/20 है आपके पास में, अल्फ़ा डैश कितना था आपके पास में 3 अल्फ़ा है, तो ये आ गया 3 अल्फ़ा इसका स्क्वायर, और 1 - अल्फ़ा डैश कितना है 3 अल्फ़ा, तो 1 - 3 अल्फ़ा है। C से C कैंसिल आउट, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1/1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/20 1 - 3 अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा एक बार निकल जाएगा तो वाई निकल जाएगा, खत्म के। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ तब तक इसका यार, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, x ग्राम ऑफ SN की रिएक्शन कराई विद HCl, क्या बन जाएगा, SN की रिएक्शन HCl के साथ में, सर SnCl2 बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सॉल्ट कौन सा बना है, SnCl2, है ना। एंटायर अमाउंट ऑफ दी सॉल्ट रिएक्टेड विद y ग्राम ऑफ, जो इतना बना है ना, ये जितना बना है ये पूरा का पूरा रिएक्ट करने चल दिया, ये कितना था x ग्राम। ठीक है, ये जितना बना है ना ये पूरा का पूरा रिएक्ट करने चल दिया आपका नाइट्रोबेंजीन के साथ में, है ना, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। क्या बन गया दरअसल बताइए ज़रा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस किया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, तो सामने वाले को रिड्यूस कर लिया, ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, हाँ जी हैं बताओ ज़रा,
NH2 में, ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, बन गया SnCl4, ठीक है, ये तो बना, निकल जाएगा H2O, ये सीन है, बना। हाँ यार, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं आप कि यार y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट HCl टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जैसे ये बना ना, ये प्रेजेंट HCl की फॉर्म में प्रेजेंट दरअसल क्या बना लेगा, ये तो एनिलीनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ना, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये तुरंत क्या बना लेगा, NH3 प्लस Cl माइनस, है ना, ये बना लेगा एनिलीनियम क्लोराइड दरअसल, है ना, ये बना लिया इसने, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा एक्चुअल में तो, ठीक है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल, ये रिएक्शन हो गया SnCl2 NO2 HCl, ये सब रिएक्शन है, ये बन गया, ठीक है। अब एक बात चेक करो, है ना, ये नहीं बनेगा एक्चुअल में, ये नहीं बनेगा, है ना, ये ही बनेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था बस, NH3 प्लस Cl माइनस। अब एक बात देखो यार, यहाँ पे कितना है वैलेंसी फैक्टर चेंज, यहाँ सर कितने में है, ये +4 है ना, +4 से -2 में जा रहा है तो 6 का चेंज, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने का चेंज सर, +2 से +4 में जा रहा है तो 2 का चेंज, ठीक है। तो किस रेशियो में है ये, 2 और 6, मतलब मैं क्या कर दूँ इन्हें, क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 1, ठीक है। तो अगर मैं बैलेंस करके लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ये 3 आ गया, हाँ जी। अब किसका किससे और क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यही सीन है। और बैलेंस कर लो, कौन सी चीज़ बाकी है अभी बैलेंस करनी, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 HCl लिख दें इसे, 7 HCl, तो कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 और 7 13, और ये 12 और 1 13, ठीक है। और हाँ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 4 7, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है दरअसल, क्लियर है बात। अब एक बात समझो, अब क्या कह रहा है सामने वाला, सामने वाला कह रहा है कि यार 1.29 ग्राम ये ऑर्गेनिक सॉल्ट मिला, ये कितना मिल रहा है आपका, 1.29 ग्राम, मोल कितने हो गए, मॉलिकुलर वेट इतना ही है 129 इसका, तो मोल कितने हो गए इसके, दरअसल मोल आपको मिले 0.01 मोल आपको इसके मिले, ठीक है, कितने मिले, 0.01 मोल आपको इसके मिले, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। अब क्या कह रहा है, हाँ, अब यार इसके जितने मोल हैं उतने ही इसके हैं ना, तो इसके 0.01 मोल मतलब इसके 0.01 मोल, बात समझ में आ गई, इसके भी 0.01 मोल, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के। तो जब इसके 0.01 मोल हैं और इसका मास कितना है y ग्राम, तो यार मोल इतने हैं, तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.01 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या आ गया यहाँ से ये आपका y आ गया, ठीक है सर। फिर आगे क्या कह रहा है, आप समझो आगे क्या कह रहा है, x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ ज़रा, x है क्या, x इसका मास है अच्छा, इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल है, तो इसके मोल कितने, 0.01 मोल, तो इसके मोल कितने हो गए SnCl2 के सर, 0.03 मोल, तो जितना ये था उतना ये था, तो इसके भी कितने हो गए 0.03 मोल, तो यही तो कन्वर्ट हुआ है इसमें, तो इसके कितने मोल हो गए 0.03 मोल। यार इसके 0.03 मोल हैं, तो एक बात बताओ, मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, है ना, 0.03 इंटू मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई अगर इसका किया जाए, मॉलिकुलर वेट ऑफ Sn कितना है दरअसल सर 119 है, 119 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ गया, x आ गया कि नहीं आ गया ग्राम में, यही तो पूछा है अपने से बस, ठीक। चलो देखो यार, हाँ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कोई सैंपल है जिसमें आयरन है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व किया गया इन कोल्ड डाइल्यूट HCl टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी में से ये जो 250 ml हमने बनाया था ना, इसी का ही हमने 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। अब समझो,
मतलब KMnO4 जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ से, तो जो इक्वलेंट हुए इसके इक्वलेंट कितने हो गए सर 12.5 है ना ml है 10⁻³ ठीक है इंटू 0.03 है ना, या फिर 3 × 10⁻² लिख दिया मैंने सीधा सीधा सा। एसिडिक मीडियम में हो रही है तो मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, हाँ जी, अरे रिएक्शन तो एक्चुअल में क्या हो रही होगी KMnO4 Fe2+, ये किस में जा रहा है Fe3+ प्लस Mn2+, है ना। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसके लिए 1, इसके लिए कितना है 5, तो इसके इक्वलेंट आ गए ये, तो वैल्यू कितनी आ गई है 5 से 15 है ना, 12.5 × 15 × 10⁻⁻5। ये दरअसल कितने के लिए रिक्वायर्ड है ना, इसके 25 ml के लिए रिक्वायर्ड है, तो 250 ml के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा है ना, 250 ml 10 टाइम्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, 12.5 × 15 × 10⁻⁵। अब ये क्या है, जो इक्वलेंट थे इसके, यही किसके बराबर हो गए, इक्वलेंट ऑफ Fe2+, या फिर वैलेंसी फैक्टर तो इसके लिए 1 है, तो मतलब मोल ऑफ Fe2+, इसके बराबर हुए कि नहीं हुए इतने, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, मोल्स ऑफ Fe2+ पूछे भी हैं अपने से, ठीक है, मोल्स पूछे तो मोल्स आ चुके हैं, और पूछा है कि सैंपल में y% वेट, तो मोल इतने आ गए, और Fe2+ का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ना, मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने दे रखा है 56, तो क्या कर देंगे 12.5 × 15 × 10⁻⁻5 इंटू 56/5.6, ये वैल्यू रख देंगे, बस ख़त्म है ना। परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 कर दो, आ जाएगा। एक्स वाई की दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। पूछा क्या है हमसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करनी है CH की, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैच करनी है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, देखो जब एल्केन में CH बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। होमोलिटिकल बॉन्ड फिजन होता है, यहां रेडिकल फ्री रेडिकल बनेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल ये फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, उतना इजीली ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रिक्वायर होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जितना स्टेबल, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम। तो अगर हम इन सब के फ्री रेडिकल बनाए, जैसे P का बनाए, P का फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, CH3 सेकेंडरी रेडिकल बन जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बनाएं Q का, तो हमारे पास बेंजाइल रेडिकल बन जाएगा। R का बनाएंगे तो विनाइल रेडिकल, और S का C∧H रेडिकल, ठीक है। अब देखो रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो Q की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी रेडिकल है, सेकेंडरी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है। जो sp2 वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू sp वाले पे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो R की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू S। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, और स्टेबिलिटी के ऑर्डर के उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, ठीक है। अब S के लिए कौन सी हो जाएगी फिर एनर्जी 132, R के लिए 110, P के लिए 95, Q के लिए 88। मैच कर दो, Q के लिए कितना आ गया 4th, P के लिए 3rd, ठीक है, R के लिए 2nd, और इसके लिए 1st, ठीक है। तो आंसर इज A, P के लिए 3rd, 4th, 2nd, 1st, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन में आपको गिवन था ये डाटा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये आपको अलग अलग रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन का, उसके लिए जो अलग अलग स्टेप हैं उनके लिए एनर्जी का डाटा गिवन था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है, एल्केन का हेलोजिनेशन हो रहा है, बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये। इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखो पहला स्टेटमेंट, द इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, जब हमारा क्लोरीन Cl रेडिकल में टूटता है। ठीक है, दिस इज इनिशिएशन स्टेप। क्या ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर प्रोपगेशन स्टेप जिसमें CH3 रेडिकल बनेगा, जिसमें CH3 रेडिकल बन रहा है प्रोपगेशन में, क्या वहां पर -2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं 105 है, ये भी गलत। फिर प्रोपगेशन स्टेप जिसमें CH3Cl का फॉर्मेशन होगा, वहां +27 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिएगी, -85, ये भी गलत। डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जरा देखो डी ऑप्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है विद दिस डेल्टा H0। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 निकालेंगे इससे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इनिशिएशन स्टेप ये हो गया। ठीक है, फिर प्रोपगेशन स्टेप ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, CH4 + Cl2। फिर उसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 3 को और -4 को, मतलब 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा और 3 और 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जीज भी ऐसे ही प्लस और माइनस हो जाएंगी। तो आंसर हमारे पास -25 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ये एक्सोथर्मिक है विद दिस एनर्जी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड है, ये आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। रिएक्शंस याद होंगी तो ही बता पाएंगे हम। जैसे कि पहला क्या दिया है कि रिएक्शन ऑफ K3FeCN6, K3FeCN6 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास FeCN6 3- है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Fe2+ से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी टू गिव Fe3+ एंड FeCN6 4-। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेंगे विच इज नोन एज टर्नबुल ब्लू। ठीक है, ये बन गया। फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी है, नेक्स्ट रिएक्शन दी है कि K4FeCN6 की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, FeSO4 सॉल्यूशन से कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास बनता है K2FeCN6, ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा और ये किसका होगा, व्हाइट कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब अगर इसमें आप एयर पास कर दोगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिपिटेट X क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट X व्हाइट C बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि जब ब्राउन रिंग जो बनती है, ब्राउन रिंग किसकी वजह से बनेगी, जब हम FeSO4 की रिएक्शन नाइट्रेट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ ये जो Fe2+ है वो 3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और NO3- रिड्यूस हो जाता है इन NO। ठीक है, अब जो ये NO बना है ना, वो दोबारा Fe2+ का जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वाटर के साथ कोऑर्डिनेटेड, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है विच इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, यहां पर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और NO भी +1 में होता है, तो आंसर इज डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से है, आपको ग्राफ गिवन है, बोला है 1 मोल आइडियल गैस है 900 केल्विन पे, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, फिर उसके बाद वर्क डन दोनों प्रोसेस का सेम है। देखो सेकेंड प्रोसेस में क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल होगा और यहां चेंज आ रहा है तो ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल है। ठीक है, और वर्क डन जो है वो 1 का बराबर है 2 के। तो देखो पहला जब एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 रहेगा, Q0 होगा तो du इज इक्वल टू dw, मतलब वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, U2 - U1। तो यहाँ पर U/R गिवन है तो इसका U2 कितना हो जाएगा 450R और U1 कितना हो जाएगा 2250R। ठीक है,
तो U2 माइनस U1 क्या 450R माइनस 2250R दैट इज इक्वल टू माइनस 1800R वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब हमें बताना है वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस का आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला एक्सपेंशन है माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम बाय में इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V3 बाय में V2। बट हमें टेम्परेचर नहीं पता क्योंकि एडियाबेटिक के केस में टेम्परेचर चेंज होता है। जब 900 केल्विन पे गैस थी और आपने एडियाबेटिक एक्सपांशन कराया तो टेम्परेचर चेंज जरूर हुआ होगा, तो टेम्परेचर हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 450R दिया है आपको U2, तो चेंज नहीं लेंगे, U2 इज इक्वल टू 450R, तो यहाँ पे NCV 5/2R इंटू टेम्परेचर, R से R कैंसल, टेम्परेचर आ जाएगा 900/5। ठीक है, तो यहाँ वो टेम्परेचर ले लेंगे, मोल्स 1 है, R ऑलरेडी गिवन है, 900/5 ln V3/V2 माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को बराबर पुट कर देंगे तो ln V3/V2 आ जाएगा 1800R इज इक्वल टू माइनस R 900/5 ln V3/V2। ये कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, ये 2, आंसर इज 10 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये गलती जरूर होती है यहाँ पे कि आप ये टेम्परेचर 900 केल्विन ही ले लेते, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एडियाबेटिक के केस में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है हमारा। कंसीडर अ हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन। बोला है फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम एटम का कितना होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और फोटोन का कितना होगा, आपको पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय वेवलेंथ। आपस में बराबर रख दो इनको, m डेल्टा v, क्योंकि कंजर्व्ड है ना, ऑलरेडी उसने बोला है। तो मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मोल से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वी हमें निकालना है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 गिवन है, और लेमडा इज 330 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 2, 3, 3.3, 110, 10.3, 100। ठीक है, 10 की पावर -7 और ये -34 + 7 कितना हो जाएगा, -27, और इधर कितना है 10 की पावर -26, आपस में कैंसिल हो गया 0.1। कैलकुलेशन सही की है क्या, 3 भी आएगा, हाँ 0.3 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर इज 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पेपर का, ClO2 की रिएक्शन ओजोन से, हेलोजन फैमिली का क्वेश्चन है। ClO2 की रिएक्शन ओजोन से कराएंगे, मतलब बेसिकली ओजोनोलिसिस का मतलब यही हुआ ना, O3 से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास Cl2O6 मिल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन, और O2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो Cl2O6 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे, 2x, ऑक्सीजन -2 होता है तो -12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू +6, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर, थैंक यू।